कह रहे द फॉलोइंग आर द कॉस्ट डेटा फॉर द थ्री ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग द क्लरिकल वर्क। यानी कि यहां पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि कॉस्ट डेटा है किस चीज का, तीन ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं सर, ए बी और सी दे रखे हैं। किस काम के लिए दे रखे हैं सर, वेज ऑफ प्रोसेसिंग क्लरिकल वर्क। यानी कि फॉर द केसेस बिफोर द एलसी कोर्ट, यानी कि हमारे पास एक कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर कुछ क्लरिकल वर्क होता है। मान लेते हैं ये है कोर्ट, इस कोर्ट के अंदर कुछ क्लरिकल वर्क होता है। क्लरिकल वर्क आपको पता है, क्लरिकल वर्क होता है जो लिखने का काम होता है, जो मेनली काम होता है, जो क्लर्क काम करते हैं लिखने का, वाउचर बनाना। वाउचर अकाउंटेंट नहीं बनाते, आपने पढ़ा होगा। वाउचर कौन बनाता है सर, वाउचर क्लर्क बनाता है। क्लर्क वो वाउचर बना के हमें देता है अकाउंटेंट्स को, जूनियर अकाउंटेंट्स। फिर जूनियर अकाउंटेंट्स उनकी एंट्री करते हैं किसमें, जो भी उनका सॉफ्टवेयर है, जनरली टैली यूज होता है तो टैली पे वो एंट्री कर लेते हैं। तो क्लरिकल मेन काम होता है लिखने वाला, जो काम जो क्लर्क को होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी आपने देखा होगा जो क्लर्क होते हैं वो क्लरिकल काम करते हैं। तो कह रहा है कि भाई तीन तरीके से हम क्लरिकल काम को उस कोर्ट में करा सकते हैं। एलसी कोर्ट होगा, कोई नाम होगा इसका, उस कोर्ट के अंदर हम तीन तरीके से काम करा सकते हैं। देखो यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही कि वे इतने यूनिट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, टेक्निक वही लगेगी मार्जिनल वाली ही, लेकिन यहां पे मेथड मतलब क्वेश्चन बदल चुका है। ठीक है, चलो मुझे बताओ जरा, तीन मेथड कौन कौन से दिए हैं। सर पहला मेथड वो कह रहा है कि, पहला मेथड कह रहा है, ये क्या हो गया सर, पहला मेथड कह रहा है कि मैनुअल, कि यहां पे इंसान को ही रखो किसी को, और कोई मशीन मशीन कोई कंप्यूटर कंप्यूटर मत लगाओ, पहले जैसे जमाने में हुआ करता था। तो उससे क्या होगा सर, उससे फिक्स कॉस्ट जाएगी 15,000। यानी हमने कोई जगह किराए पे ले रखी होगी जहां पे हम उसको बैठाएंगे क्लर्क को और बोलेंगे भाई काम करो, तो वो काम करेगा। तो कितने पैसे लेगा सर, 15,000 रुपए लेगा। तो 15,000 15,000 15,000 तीनों में ही 15,000 वो लेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी ऑक्यूपेंसी की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, मंथली है याद रखना, जो ऑक्यूपेंसी की कॉस्ट है, ये मेरी तीनों में ही क्या है, इन्वॉल्व है। यानी कि ये कॉस्ट तीनों में ही है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बताओ जरा। सर आगे अगर हम बात करें तो देखो, अगली जो कॉस्ट दे रखी है वो कह रहा है कि ये कॉस्ट है मेरी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर मैं एक ही बात करता हूं जहां पे सिंगल पर्सन को मैंने लगा रखा है और कह रहा हूं मैनुअली काम करो, कोई कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ नहीं है, तो वहां पे ना तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है, ना ही कोई मुझे इक्विपमेंट यानी कंप्यूटर लेने की जरूरत है। बस क्या चाहिए, सप्लाईज चाहिए। सप्लाईज मतलब हो सकता है आपका कि भाई आपका पर रिपोर्ट के हिसाब से, याद रखना ये सप्लाईज भी क्या है, पर रिपोर्ट के हिसाब से। मतलब पेन पेंसिल और ये लेबर हो गया जो वहां पे काम वाम करेगा थोड़ा बहुत, कि भाई सामान उठा के दो, यहाँ रखो, ये सब ऐसे करके, यानी इसका हेल्पर हो गया एक तरीके से। तो हो सकता है यहाँ पे दो हेल्पर की जरूरत पड़ जाए, या एक ही हेल्पर की जरूरत पड़े हैं लेकिन काम उससे ज्यादा हो। इसी वजह से वो हेल्पर जो है यहाँ पे, यानी पहले वाले केस में जहां पे सब कुछ मैनुअली होगा, वो हेल्पर कितना काम करेगा, 5 घंटा। अब दूसरी पे आते हैं, दूसरा क्या है सर, दूसरा है मेरा सेमी ऑटोमेटिक। यानी यहाँ पे मैंने रखा तो है, हेल्पर भी रखा हुआ है और ये पर्सन को भी रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर, या फिर मैं कहूँ मैं टाइपराइटर ले आता हूँ, कंप्यूटर नहीं, क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, टाइपराइटर ले आया, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम तो किसको भी करना पड़ेगा सर, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम तो इंसान को भी करना पड़ेगा, पूरा ऑटोमेटेड नहीं है। ठीक है, आजकल जैसे ऑटोमेटेड हो चुका है। मुझे बताओ जरा, मेंटेनेंस का खर्चा इस केस में, इस केस में इस केस में बताओ, क्या यहाँ पे मेंटेनेंस का खर्चा होगा। ऑब्वियस बात है सर, अगर आप ऑटोमेटिक यानी टाइपराइटर ले रहे हो तो उसका मेंटेनेंस कराना पड़ेगा आपका, तो महीने 5,000 रुपए मेंटेनेंस का खर्चा। और इक्विपमेंट जो आपने लिया होगा अलग से कोई भी, उसकी लीज पे 25,000 रुपए आपको महीना देना पड़ेगा। लेकिन ये देने के बाद सर आपका जो सप्लाईज है इसका खर्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लेबर का खर्चा है सर ये कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर हेल्पर जो होगा ना, अब हेल्पर को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइपराइटर पे ज्यादा काम हो जाएगा। तो हेल्पर को हम थोड़े से ही घंटों के लिए बुलाएंगे, देखो भैया 2-3 घंटों का काम है, कितने घंटे, सिर्फ 1 घंटे का काम है, अपना काम करो और चले जाओ। बताओ बात समझ आई या नहीं आई।
ठीक है। अच्छा, लेकिन इस केस में हेल्पर भी थोड़ा इंटेलिजेंट चाहिए, जिस वजह से उसका पर आवर की कॉस्ट बढ़ गई है। यहाँ पे जो हेल्पर था वो 1 घंटे के 40 रुपए लेता था, या मैं कहूँ वो कह रहा है ज्यादा घंटे काम है तो चलो मैं कम में लगा लूंगा। अब कह रहा है 1 ही घंटे काम कराओगे तो भैया 40 रुपए में नहीं होगा, कम से कम 60 रुपए तो देने पड़ेंगे। हमने कहा चलो कोई नहीं, 60 रुपए ले लो। क्या आपको बात समझ आई? तीसरा वाला जो है फुल्ली ऑटोमेटिक, हमने यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक में कंप्यूटर लगा लिए, बहुत सारे कंप्यूटर लगा लिए। अब सिर्फ क्लर्क को आना है, कंप्यूटर पे टाइप करना है, एक हेल्पर को बोल देगा प्रिंट प्रिंट ले आओ, ज्यादा काम नहीं है। लेकिन इस वजह से हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। क्या सर? मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा है महीने का। आपने कोई और इक्विपमेंट सुपर कंप्यूटर टाइप का कुछ ले लिया, लाख रुपए महीने का किराया वहां जाएगा। फिक्स कॉस्ट है, जाना ही जाना है। उसके बाद ये वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या है सर? सप्लाईज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे पेन पेंसिल रजिस्टर उनकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, जिस वजह से सप्लाईज कम हो जाएगी। लेबर का खर्चा भी यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो भी पड़ेगी प्रिंट प्रिंट लाने की, उसको हम कहेंगे देखो ज्यादा तो भैया आपकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लगभग आधे घंटे यानी 0.25 आवर्स, लगभग आधे घंटे हो गए। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग आधा घंटा तो नहीं है, 0.25 आवर्स है। ठीक है, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 60, तो 15 मिनट हो गया। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आपको काम होगा और तो काम नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि सर देखो पहले आप 5 घंटे काम करवाते थे, 40 रुपए मैंने लगा लिए, फिर आप 1 घंटे पे आ गए तो मैंने कम से कम 60 बोले। अब तो 1 घंटा भी आप काम नहीं दे रहे, तो कम से कम मुझे 80 रुपए पर घंटे के हिसाब से तो दो। तो 80 रुपए पर घंटे के हिसाब से हुए तो 15 मिनट के कितने हो गए सर? 20 रुपए। तो कह रहा है कम से कम मुझे 15 मिनट के 20 रुपए तो दो। हमने कहा ठीक है चलो, 15 मिनट के 20 रुपए ले लिए। क्या इन तीनों से आपको एक बात समझ आ रही है? इन तीनों से एक बात समझ आ रही है कि सर जैसे जैसे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रही है इन सब के अंदर, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट बहुत कम, इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा, और सी में उससे भी ज्यादा। तो जैसे जैसे मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम होती जा रही है। चेक करो, जैसे जैसे मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट इन कंपैरिजन टू द अदर कम होती जा रही है। बताओ समझ आया या नहीं आया? क्या आपको इतनी बात समझ आई? आगे चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? फिर कह रहा है अपना रिजल्ट भी इंटरप्रिटेट करो। ये क्या मतलब है? पहले कह रहे हो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट निकालो, फिर कह रहे हो कि रिजल्ट भी इंटरप्रिटेट करो। ये क्या बात है? फिर कह रहा है इफ द प्रेजेंट केस लोड इज 600 केसेस, यानी कि अगर अभी कोर्ट में 600 केसेस आते हैं और ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आगे चल के केस 825 तक हो गए, तो इसका मतलब जो है सर, ये मेरी कोर्ट की बात कर रहा है। तो कोर्ट के अंदर जो यूनिट है, जैसे मैं प्रोडक्शन में बात करता हूं, प्रोडक्शन में यूनिट हो गया 1 किलो या लीटर, कुछ नहीं दिया तो हम यूनिट लिख देते हैं। अब कोर्ट में कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो कोर्ट में जो यूनिट है वो क्या है? वो है सर पर केस, क्योंकि यहां उसने दे रखा है 600 केसेस, 850 केसेस। यानी बात समझो, ये क्वेश्चन इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री की बात नहीं हो रही। अभी तक कॉस्टिंग में हम फैक्ट्री वैक्ट्री वो सब पढ़ते हुए आ रहे थे, पर यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्री और इन सब की बात नहीं हो रही। यहां पे इसने सिंपल क्या कहा कि भैया 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना केसेस का काम कर सकते हैं कोर्ट में। एक लेबर वाला है जो कि कंप्लीटली मैनुअल है, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक जिसमें कुछ मशीनें लग जाएंगी, तीसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक, एसी वेसी बढ़िया सा लगा के आप काम करोगे। तो जैसे जैसे आप मशीनों पे आगे चलते रहोगे, आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं आपको लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, तो पहले ये पता चले मुझे, हमेशा हर क्वेश्चन में मुझे ये पता चले कि भाई पर यूनिट क्या है। पर यूनिट क्या किलो में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है? ठीक है, किलोमीटर में दे रखा है, भाई किस में दे रखा है ये तो बताओ। और नहीं पता होता तो मैं यूनिट में कह देता हूं कि 1 यूनिट। लेकिन दूसरा वाला पॉइंट पढ़ के मुझे ये पता चला कि ये कह रहा है 600 केसेस और 850 केसेस। तो इस केस में, यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा यूनिट है, इस क्वेश्चन में जो हमारा यूनिट है वो है पर केस। यानी हर एक केस के बदले हमें बताना है क्या खर्चा होगा।
हमसे पूछ रहा है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। आओ जरा सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि सर ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट ही क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है सर 31। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन it is given that clerical work for court can be done in 3 ways। 3 तरीके से काम हो सकता है। ए बी सी, दैट इज ए और, या तो ए लगाओ, और बी और सी, यानी तीनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो ए या बी या सी। अब हमें निकालना है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। क्या आप ये बता सकते हो सबसे पहले कि सर ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? लिखो। मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन हमारे केस में क्या है? यूनिट्स, केसेस, केसेस वेयर वी एम्प्लॉय आइदर, कौन कौन सा सर? कंपैरिजन होगा ए और बी, ठीक है? या तो ए लगाएं या बी लगाएं, क्योंकि दो ही मैं कंपेयर कर सकता हूं। फिर दूसरा कंपैरिजन किसका होगा सर? बी और सी। और तीसरा कंपैरिजन होगा सी और ए, ठीक है? तो मैं इनको कंपेयर करूं या इसको कंपेयर करूं या इसको कंपेयर करूं, याद रखना 3 दिए हैं, पर कंपैरिजन किसका हो सकता है? सिर्फ 2 ही यूनिट्स का या 2 ही वेरिएबल का हो सकता है। तो इस केस में मुझे कितनी बार निकालना पड़ेगा सर? 3 बार काम करना पड़ेगा। एक तो ए बी के लिए, एक बीसी के लिए, और एक सीए के लिए। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है। नंबर ऑफ केसेस वेयर बोथ कॉस्ट विल बी सेम, ठीक है? और सेम केस यहां पे, और सेम केस यहां पे। यानी सिंपल कहने का मतलब यह है सर, मैं पहले ए और बी को उठाऊंगा और मैं इतने नंबर ऑफ केसेस निकालूंगा, इतने नंबर ऑफ केसेस निकालूंगा जहां पे ए लगाऊं या बी लगाऊं, दोनों की कॉस्ट बराबर आएगी। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, लिखो आगे। बिकॉज इन डिफरेंस पॉइंट इज या कैन बी कैलकुलेटेड between only 2 variables, and hence we cannot find indifference point between ए और बी और सी। यानी हम तीनों का कंबाइंड इंडिफरेंस पॉइंट नहीं निकाल सकते। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि इंडिफरेंस पॉइंट हमेशा 2 वेरिएबल्स के बीच में निकलता है, 3 के बीच में नहीं निकलता है। तो हम ए बी सी को तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हमें अलग अलग कंपेयर करना पड़ेगा, ए बी को, बी सी को और सी ए को। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, बात समझ आ गई। पहले जरा समझते हैं। हम मान लेते हैं, ठीक है, पहले मैं लिखता हूं सोल्यूशन। जब मैं आपको टाइम दूंगा तब लिखना, अभी नहीं। पहले जरा मेरी बात समझो। मैं कहता हूं या तो मैं ए लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो, अब ए में फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? ए में अगर आप बात करो तो फिक्स कॉस्ट है आपकी 15,000, ठीक है? और वहीं वहीं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट है 240 रुपए। पर ये 240 रुपए का यूनिट क्या है सर? 240 रुपए है पर रिपोर्ट।
एक्चुअली रिपोर्ट नहीं, ये केस होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट और केस हम बराबर मान के चलेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, हम मानेंगे जितनी रिपोर्ट आई उतने ही केसेस आए। वैसे प्रैक्टिकली भी यही होता है, जितनी रिपोर्टें होती है, जितनी एफआईआर रिपोर्ट होती है, उतने ही केसेस बनते हैं। तो ये हो गया 240 पर केस। अब वहीं अगर मैं बी लगाता हूं, तो बी की फिक्स कॉस्ट कितनी है जरा बताओ। सर बी की जो फिक्स कॉस्ट है, एक तो है सर 15,000। सर लेकिन वो तो दोनों में ही है ना, हाँ दोनों में ही है, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ना कि सारी कॉस्ट लगा के। और बी में एडिशनल कॉस्ट कितनी है, और सर बी में एडिशनल कॉस्ट है और कितनी है, 5,000 और ये 25,000, यानी कि 30,000 और कॉस्ट है। तो बी में एडिशनल कॉस्ट कितनी हो गई सर, 45,000। मतलब बी की टोटल कॉस्ट हो गई फिक्स कॉस्ट 45,000। वहीं अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाती है सर, वेरिएबल कॉस्ट मैंने कैसे ली, इन दोनों का टोटल लिया, और इन दोनों का टोटल लूंगा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 140 पर केस। अब मुझे नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं जहां पे इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। चलो तो एक काम करते हैं, मैं कहता हूं ऐसे ही लेके, मैं ऐसे ही करता हूं, मैं कहता हूं लेट नंबर ऑफ केसेस, पहले मैं कहता हूं 100। अगर 100 केसेस हैं तो क्या होगा, अगर 100 केसेस हैं तो क्या होगा, तो एक एक केस में क्या होगा सर, एक एक केस में देखो आप बात समझो, एक एक केस में अगर आप कहते हो 100 केसेस हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, प्लस और कितना हो जाएगा सर, 240 इंटू 100, कितना हो जाएगा सर ये टोटल, सर ये हो जाएगा हमारा 15,000 प्लस 24,000, सर ये हो गया 39,000। और वहीं वहीं बी के केस में 100 केसेस अगर हैं, तो बी के केस में बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट है सर बी के केस में 30,000, सॉरी 40,000, कितनी है 45,000, 40 भी नहीं 45,000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, 140 इंटू कितने केसेस हैं सर, 100 केसेस, तो ये हो गया सर 45,000 प्लस 14,000, टोटल हो गया सर 59,000। क्या दोनों की कॉस्ट बराबर है, नहीं सर, दोनों की कॉस्ट बराबर नहीं है, यानी 100 केसेस पे, 100 केसेस पे मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है सर, अगर सिर्फ 100 केसेस एक्सपेक्टेड हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप ए लगाओ, आप बी मत लगाओ, क्योंकि बी लगाओगे बेकार में ज्यादा खर्चा, आपका 20,000 का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। चलो अब मैं दूसरे में मान लेता हूं, मान लेते हैं कि मेरे नंबर ऑफ केसेस जो हैं फॉर 300 केसेस, मैं एक काम करता हूं 300 नहीं 200 केसेस करता हूं, पहले 200, 200 केसेस के लिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं कि इतने पे क्या है, इतने पे क्या है, हिट एंड ट्रायल। तो सर हिट एंड ट्रायल क्यों निकाल रहे हो, अब डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, मैं निकाल सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन पहले मैं आपको समझा तो दूं कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर 200 केसेस आते हैं तो ए में बताओ सर 15,000 प्लस 240 माइनस कितने केसेस हैं 200, तो कितना हो गया सर, देखो 240 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 15,000, तो कुल मिला के लागत आ गई, कॉस्ट आ गई 63, 63,000। वहीं बी में बताओ जरा, बी में कितना होगा सर, बी में बात करें तो बी में 45,000 तो लगने ही लगने हैं, प्लस 140 लगेंगे 200 केसेस पे, तो ये हो गया सर 140 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 45,000, ये हो गया सर 73,000। मुझे बताओ अभी भी कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, क्या कॉस्ट बराबर हुई अभी भी, नहीं सर, कॉस्ट तो अभी भी बराबर नहीं हुई। बेनिफिशियल कौन सा है सर, 200 केसेस आ रहे हैं तो भी बेनिफिशियल मेरा कौन सा है सर, मेरा बेनिफिशियल है ए, क्योंकि कॉस्ट कम है। अब मुझे बताओ आगे, अगर मैं कहता हूं 200 की जगह सीधा मैं 400 केसेस पे चलता हूं, फॉर 400 केसेस, मुझे बताओ ए के लिए कितना होगा, 15,000 प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय 400 केसेस। अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी हो गई, 240 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 15,000, सर कॉस्ट हो गई है 1,11,000। और वहीं बी के केस में बताओ सर, बी के केस में हम बात करें 45,000 तो लगनी लगनी है, प्लस 140 इंटू 400, सर यहां कॉस्ट हो गई सर हमारी 1,01,000। लो अब मुझे बताओ कॉस्ट बराबर है, नहीं कॉस्ट तो बराबर नहीं है,
पर अब ये बताओ बेनिफिशियल कौन सा है? क्या ए को लगाना ज्यादा बेनिफिट है या बी को लगाना ज्यादा बेनिफिट है? सर यहां पे इस केस में तो कॉस्ट हमारी बी की कम आ रही है, तो इस केस में बी को लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा बेनिफिशियल है, वो ये पूछ रहा है कि इनडिफरेंस पॉइंट क्या है। बात समझ आई? यानी अब मेरी बात समझो, अभी तक बेनिफिशियल कौन सा था? यहां पे ए, इतने केसेस पे भी ए, लेकिन यहां पे आके ये बेनिफिशियल हो गया। कितने के बीच में सर? 200 और 400। 200 पे ए था, 400 पे बी हो गया, यानी इन दोनों के बीच में कहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो मैं कहता हूं 300 पे लगाता हूं, चलो मैं अब एग्जांपल हिट एंड ट्रायल फॉर 300 केसेस। आओ 300 केसेस पे ए की कॉस्ट क्या होगी? 15,000 मल्टी प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय कितना है सर? 240 पर केस। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 240 प्लस 15,000, तो सर टोटल कॉस्ट हो गई 87,000। और बी के केस में सर, बी के केस में बात करें तो वही 45,000 तो लगेगा ही, प्लस 140 पर केस है और 300 केसेस हैं, तो 140 इंटू 300 प्लस 87,000 सर, सॉरी 140 इंटू 300 प्लस 45,000, ये हो गया सर 87,000। हाँ सर देखो यहां पे दोनों की कॉस्ट बराबर हो गई है, ये लो, यहां दोनों की कॉस्ट क्या हो गई? इक्वल हो गई है। यानी सर मुझे मिल गया मेरा इंडिफरेंस पॉइंट, मुझे मिल गया मेरा इंडिफरेंस पॉइंट। यानी सर हम ये कहेंगे ए और बी में, क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में ही आ सकता है, तो इसलिए मैंने पहले ए और बी की बात करी। मैंने कहा सर अगर 300 केसेस आते हैं, अगर 300 केसेस आते हैं, तो चाहे मैं ए लगाऊं चाहे मैं बी लगाऊं, मैं क्या हूं? इंडिफरेंट हूं। ठीक है, अब इससे मुझे फायदा क्या होगा इंडिफरेंस पॉइंट से? सर इंडिफरेंस पॉइंट से यह फायदा होगा कि इतने केसेस पे देखो, यानी ये मेरा आ गया इंडिफरेंस पॉइंट। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? सर इससे बेनिफिट ये होगा, बात समझो, कि सर जीरो से लेके जीरो से लेके 300 केसेस तक, तो पहले मैं 300 केस की बात करता हूं। सर अगर मैं 300 केस पे पहुंच गया, तो भले ही मैं ए लगाऊं या बी लगाऊं, मेरी कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन अगर मेरे एक्सपेक्टेड केसेस 300 से कम है, बात समझो, मेरे एक्सपेक्टेड केसेस 300 से कम है, यानी ये वाला जो इतने हैं, जो इतना टाइम है या इतना जो मेरे केसेस हैं, तो 0 केसेस, इतने जो केसेस हैं, यहां मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा है? सर यहां पे बेनिफिशियल है मेरे लिए ए। क्यों? क्योंकि सर सिंपल बात है, देखो मेरी बात समझो, ऐसा हुआ क्यों, रीजन क्या है इसका? सर रीजन ये है, यहां पे है ना, देखो अगर मैं ए की बात करूं, तो ए में क्या है? फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा है, सॉरी ए में जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो कम है, क्योंकि सिर्फ यही है। लेकिन सर ए में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएनसी, इन कंपैरिजन टू बीएनसी। देखो ए में फिक्स कॉस्ट क्या है? कम है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर मेरे केसेस कम है, अगर मेरे केसेस कम है, तो मुझे वो ऑप्शन चूज करना चाहिए, मुझे वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट कम है, जहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट कम है। क्योंकि सर देखो, यहां पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट भले ही ज्यादा है, पर मेरे केसेस कम है, और केसेस कम होने की वजह से मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही कम है, तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट विल बी लोअर। वहीं दूसरी ओर अगर 300 पे आ जाता हूं, तो ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं। बराबर क्यों हुए सर? सर बराबर इसलिए हुए क्योंकि यहां तो मेरी फिक्स कॉस्ट कम है, पर यहां फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन सर यहां पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम है। तो जैसे जैसे मेरे यूनिट्स या केसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे मेरे यूनिट्स या केसेस बढ़ते गए, तो क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट तो वही रही, पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो तब भी इससे तो कम रहेगी, क्योंकि यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। तो एक लेवल पे आके दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 300
केसेस पे दोनों आके बराबर हो गए। अब अगर मैं इससे आगे चलता हूं, अगर मैं इससे आगे चलता हूं, तो इससे आगे मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? सर इससे आगे मेरे लिए बेनिफिशियल है, हाँ बताओ कौन सा बेनिफिशियल है? बिल्कुल सही सर, बी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सर बी में अब आपके केसेस इतने हो गए, यूनिट ज्यादा हो गए, तो अब आपको वो वाला लेना पड़ेगा जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम है। ठीक है, चलो बात समझ आई तो यहां लिखो, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर देन बी, और यहां लिखेंगे बिकॉज, सॉरी हायर है, लोअर नहीं हायर है, इज हायर देन बी बट नंबर ऑफ केसेस आर लो, और यहां लिखेंगे बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर देन ए एंड नंबर ऑफ केसेस आर हायर। भाई केसेस हायर हो गए तो भाई वो वाली कॉस्ट चूज करो जहां वेरिएबल कॉस्ट कम है। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अब लिख लो इसको, अगर नहीं लिखा तो जल्दी से लिख। इतना बड़ा करना पड़ेगा सर, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट कराऊंगा, ये तो मैं समझाने के पर्पज से कराया। शॉर्टकट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या आपको समझ आया ये नहीं आया? लिखो जल्दी से। ये मैंने किसके लिए निकाला? ए और बी के लिए, क्योंकि इनडिफरेंस पॉइंट दो ही वेरिएबल के बीच में निकलेगा। ठीक है, चलो तो एक काम करो, हमने ये लिख दिया पॉइंट नंबर 1 ए और बी के लिए। अब हम करेंगे किसके लिए? बी और सी के लिए। ठीक है, अब हम शॉर्टकट में करेंगे पॉइंट नंबर 2, फॉर बी एंड सी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इस बार लेट नंबर ऑफ केसेस वेयर कॉस्ट अंडर बी एंड सी आर इक्वल, इक्वल टू एक्स। मैं कह रहा हूं कि एक्स नंबर ऑफ केसेस है जहां पे बी और सी की कॉस्ट इक्वल हो जाएगी। तो अब बी की कॉस्ट निकाल लो। मुझे बताओ बी में कितनी कॉस्ट थी? सर बी में थी 45,000, प्लस केसेस कितने हैं सर? केसेस के हिसाब से थी 140 पर केस, और हमने केस कितने माने हैं? एक्स। तो एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब मुझे बताओ सी की कॉस्ट कितनी है? सर सी में अगर हम बात करें तो सी में टोटल कॉस्ट करो जरा पहले, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर हो गई 15,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, टोटल हो गई सर 1,25,000। तो 1,25,000, 1,25,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे 40 रुपए। तो 40 इंटू कितने नंबर ऑफ केसेस माने हैं मैंने? एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया 2। क्या ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएंगी? क्योंकि मुझे दोनों को बराबर ही तो करना है इन डिफरेंस पॉइंट पे। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, 45,000 प्लस 140 एक्स इक्वल टू 1,25,000 प्लस 40 एक्स। बस एक्स को वहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, तो एक्स हो जाएगा हमारा सर 1,25,000 माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 140 माइनस 40 एक्स, मतलब 140 माइनस 40 एक्स को मैं यहां ले गया। ठीक है, या फिर सिंपल इसको ले आओ, 40 यहां चले जाता तो ये नीचे कितना आ जाता? सीधा सीधा 100। तो इसको 100 कर दो। तो सर ये हो गया देखो 1,25,000 माइनस 45,000, ये हो गया डिवाइड बाय 100। 800 केसेस आ गए सर, 800 केसेस। ठीक है, तो सेम ये 300 जो मैंने निकाला यहाँ पे अभी, ये जो 300 निकाला था ये वाला, ये आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, और एग्जाम में भी ऐसे ही निकालना है आपको। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो ऐसा ही ए और बी के लिए आप अपने आप से निकाल लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। तो ए और बी हो गया, बी और सी हो गया। अब सी और ए या ए और सी, फॉर ए एंड सी।
तो मैं फिर क्या कहूंगा, मैं फिर कहूंगा सर लेट नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू एक्स, वेयर कॉस्ट ए इज इक्वल टू कॉस्ट सी। तो कॉस्ट ए ये तो मैं निकाल चुका हूं, कॉस्ट ए कितनी निकली थी हमारी सर, कॉस्ट ए निकली थी सर 15,000 प्लस 240 पर केस, और केसेस कितने हैं सर एक्स। फिर कॉस्ट बी, सर कॉस्ट बी नहीं कॉस्ट सी, और कॉस्ट सी अभी अभी आपने निकाली कितनी थी बताओ कॉस्ट सी, सर कॉस्ट सी थी हमारी 1,25,000 प्लस 40x। अब दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। कितना आ गया, 550 केसेस। लो हो गया। तो उसने जो हमसे मांगा था हमने बता दिया, ए बी और बी सी और ए सी तीनों का हमने बता दिया, ठीक है। लो मुझे बताओ कहीं पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सर सिंपल है। चलो पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्रेजेंट केस इज 600 केसेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 850 केसेस इन नियर फ्यूचर, तो कह रहा है कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो जरा बात समझो क्या कह रहा है, वो कुछ ऐसी बात कर रहा है, देखो समझो। वो कह रहा है कि अभी हमारे पास जो प्रेजेंट केस है, अभी जो प्रेजेंट केस है वो यहां से लेके यहां तक, अभी जो हमारे पास प्रेजेंट केस है वो यहां से लेके यहां तक, मतलब कितने केसेस हैं सर, कह रहा है कि 600 केसेस तक है। तो 600 केसेस तक हम कह लेते हैं चलो यहां तक है, और कह रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहां तक जाएगा सर, ये जाएगा 850 केसेस तक। तो पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि भैया कौन सा वाला बेनिफिशियल है हमारे लिए, ए बी सी तीनों में से कौन सा बेनिफिशियल है। सर हमने इनडिफरेंस पॉइंट से बता रखा है, इनडिफरेंस पॉइंट से हमें पता है कि अगर देखो पहले हमने बात करी थी किसकी, ए और बी की। तो अगर ए और बी में बात करते हैं, अगर 300 से कम है, अगर 300 से कम है तो कौन सा बेनिफिट है हमारे लिए सर, अगर 300 से कम है ना, मैं यहां बात करता हूं, ये रहा 300, अगर यहां से ये कम है 0 से लेके 300, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है ए। और अगर 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है तो बेनिफिशियल है कौन सा, बी। लेकिन सर 300 से ज्यादा कितना, सर 300 से ज्यादा के लिए मुझे जाना पड़ेगा अब 550 वाले केस पे। कौन से केस पे, 550। तो 550 किसका था, ए और सी का। तो सर ये यहां से लेके ये 550 तक की मैं बात करूं, तो 300 से लेके 550 तक कौन सा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, बी। और 550 से ऊपर ज्यादा बात करूं, 550 से ऊपर बात करूं, तो 550 सर ए और सी की बात थी, ए और सी की बात थी। लेकिन ए और सी में, ए और सी में क्योंकि ए तो यहां तक खत्म हो गया, ए का अब इससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए तो इतने में खत्म हो गया, अब ए का कोई लेना देना नहीं है। 300 के ऊपर बी बेनिफिशियल है। और जो ये 550 का कंपैरिजन था ना, 550 का कंपैरिजन, ये कंपैरिजन था ए और सी का, तो ए वाला तो खत्म हो गया, तो ये 550 वाला मेरे लिए इररिलेवेंट है कंपैरिजन के लिए यहां पे। बात समझ आई, क्योंकि मुझे ए को तो मेरा यहां तक का खत्म हो चुका है, इतने पॉइंट तक तो ए चला गया, अब ए से कोई लेना देना नहीं है। अब 300 के बाद कौन सा बेनिफिशियल है मेरे लिए सर, बी बेनिफिशियल है। पर कहां तक बेनिफिशियल है सर, 800 केसेस तक बेनिफिशियल है, क्योंकि 800 के बाद, 800 के बाद सी बेनिफिशियल होगा। तो 800 के बाद ये 800 है, तो बी जो मेरा है ना वो यहां से लेके पूरा यहां तक बी बेनिफिशियल है। और 800 केसेस
के बाद, 800 केसेस के बाद, सी, सॉरी 800 केसेस के बाद, 850 नहीं, 800 केसेस के बाद यहां से ये जो है ये यहां पे क्या होगा सर, यहां पे मेरा सी विल बी बेनिफिशियल। बात समझ आई या नहीं आई? लिख लो इसको। चलो लिख लिया, आगे लिखो। तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे सर? नंबर ऑफ केसेस और बेनिफिशियल ऑल्टरनेटिव। तो नंबर ऑफ केसेस अगर मेरे हैं कितने सर? अगर मेरे नंबर ऑफ केसेस हैं 0 से लेके 300 के बीच में, 0 से लेके 300 के बीच में, तो कौन सा बेनिफिशियल है सर? बेनिफिशियल है मेरे लिए ए। फिर अगर मेरे केसेस जो हैं 300 से लेके कहां तक? 850 तक। 300 से लेके 850 तक, 301 की बात होगी क्योंकि 300 पे तो ए और बी दोनों ही है, ठीक है। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो मैं इसको भी 299 ही कहूंगा, क्योंकि 300 पे तो क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस। तो 0 से लेके 299 तक ए बेनिफिशियल है। जैसे ही 300 हो गए, ए लगाओ बी लगाओ, इंडिफरेंस हो गया। तो 0 से लेके 299 तक ए बेनिफिशियल है, ठीक है। फिर 300 को छोड़ देंगे क्योंकि 300 पे इंडिफरेंस पॉइंट है। फिर 301 से लेके कहां पे? 850, 850 नहीं होगा, 849 होगा, 849 होगा। यहां पे कौन सा बेनिफिशियल है सर? यहां बेनिफिशियल है मेरे लिए बी। और 850 पे तो क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस पॉइंट। तो 851 एंड अबव मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा सर? सी। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? बस इसी बात को मैंने यहां पे ग्राफ से समझा दिया, मतलब लाइन से, उसको मैंने लिख के बता दिया। लो, खत्म। तो अब हम उसको कहेंगे भैया देख लो आपका कहां पे बेनिफिट हो रहा है, आप इसके बीच में आ रहे हो कहीं पे। तो सर ये एक आपने ना गलत कर दिया यहाँ पे, ये जो है ना, ये 800 तक था, ये आपने 850 कर दिया। तो 800 यूनिट तक तो क्या है? इंडिफरेंस। तो ये हो जाएगा सर 799, और ये हो जाएगा 850, 850 नहीं 800, 800 भी नहीं, 800 पे तो क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस। ये हो जाएगा 801, ये होगा। तो अब हम उसको ये सजेशन देंगे कि भैया, अगर हम उसको सजेशन क्या देंगे, जो उसने हमसे सजेशन मांगा था ना, देखो हमने क्या गलती कर दी, मैंने 800 तक, 850 तक ले गया, जबकि ये बेनिफिशियल कहां तक है? 800 तक ही, क्योंकि 800 ही आया था ना इसका। ये देखो 800 आया था कि भाई बी और सी में ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहेगा सर? बी सी पे, बी 800 पे तो बी और सी दोनों बराबर। और अगर मैं कम पे जाता हूं पीछे, तो वो वाला चूज करूंगा जहां पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ज्यादा, तो बी बेनिफिशियल है। और ज्यादा वाले पे जाऊंगा तो वो चूज करूंगा जहां वेरिएबल कॉस्ट कम है, ठीक है। तो 800 तक, 800 यूनिट पे तो दोनों बराबर हो गए। 800 से कम यानी 799 तक बी सही रहेगा, और 800 पे दोनों बराबर हो गए। 801 और उससे अबव क्या रहेगा? सी। तो हम सजेशन ये देंगे, इफ केसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी, कितना पूछा था उसने? 600, देन ऑल्टरनेटिव, बताओ 600 पे कौन सा बेनिफिट रहेगा? 301 से लेके 799 तक बी विल बी बेनिफिशियल। और दूसरा, अगर हमारे केसेस 850 तक जाते हैं, इफ केसेस गोज टू 850, देन, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि सर 800 यूनिट्स के बाद, ठीक है, 800 यूनिट्स के बाद सी ज्यादा बेटर है, देन आफ्टर 800 यूनिट्स, यानी 800 यूनिट के बाद, क्योंकि 800 पे तो आप कोई भी लगाओ, 800 यूनिट्स, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन या सी ऑल्टरनेटिव, सी ऑल्टरनेटिव इज बेनिफिशियल। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? कि भैया सिंपल है, अगर आप कह रहे हो कि 600 केसेस तक हैं
तो 600 केसेस में तो अगर आप 799 तक भी जाते हो तो बी लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके 850 पहुंच जाते हैं तो 799 या 800 तक भी बी लगाओ, क्योंकि 800 पे भी बी और सी में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 800 से ज्यादा जैसे ही पार हुआ, आप क्या लगाओ, सी लगाओ। ठीक है, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसको, बहुत डिटेल में। आओ क्वेश्चन नंबर 32।